So, hello my dear students, how you all are? Hope you all will be fine there. I'm again with all of you with the new subject matter of our physics that what we have left in our previous classes. So now आज हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर जो इलेक्ट्रिसिटी का हम अबाउट 60% तक क्लियर कर चुके थे, तो उसके कुछ टॉपिक्स हैं उनको आज हम लोग क्लियर करेंगे और ये चैप्टर आज हम लोग फाइनल करेंगे। इसमें दो टॉपिक्स जो है मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर नहीं कर पाऊंगा। वो है आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में और सीरीज कॉम्बिनेशन में, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में तुरंत इसके बाद आने जा रहा है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, और फिर से आपको बोलेंगे कि कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो उसे तो अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और प्रॉब्लम लगे तो उसको रिमाइंड करें, कोई दिक्कत हो तो क्यूरी कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझे, लाइक करें, जो भी आप पे डिपेंड करता है। अच्छा करे तो अच्छा कर सकते हो, बुरा लगे तो बुरा कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट यू। क्लियर? सो ये जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिसिटी का सीबीएसई बिहार बोर्ड और 10th के लिए है। ठीक है, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे एग्जाम व्यू के लिए भी और आपको सिलेबस व्यू से भी। ठीक है, सो इस सबको करने के बाद आप अपने नोट्स में अपना ये इसका नोट्स बनाना, अच्छे से इसको अपने वर्ड्स में लिखना। फिर भी कोई दिक्कत लगे तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए हुए स्क्रीन के नंबर पे। ठीक है, सो गाइस लेट्स स्टार्ट द क्लास। This is the last session of electricity that I have written here. Only two topics are left in this class or video, that are what? The equivalent resistance of in parallel combination and series combination. Clear? उसको हम लोग समझेंगे वो क्या होता है। ठीक है, पहले हम लोग समझेंगे कि ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बोथ सीबीएसई एंड बीआरसीबी। ठीक है, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ही केयर के साथ पढ़ना होगा। ठीक है, और बहुत ही इजी है। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, इसके आगे भी आपको यूज पड़ेगा 11th 12th के फिजिक्स में भी। ठीक है, तो आते हैं ओम्स लॉ के बारे में बात करना। ओम्स लॉ जो था वो एक ऐसा लॉ था जिसको दिया था किसने? सर जॉन साइमन कमीशन। ठीक है ना, सर जॉन साइमन। किसने दिया था? सर जॉन साइमन साहब ने ये लॉ दिया था। ठीक है, ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ उन्होंने दिया था 1820 में। कब दिया था? इन 1820। सर जॉन साइमन ओम। Sir John Simon Ohm. His name was also Ohm. So this law is also given in the honor of what? Ohm. What? Ohm's law. Clear? उन्हीं के सम्मान में इस लॉ का भी नाम दिया गया ओम्स लॉ। ठीक है, तो सर जॉन साइमन ओम साहब ने एक लॉ दिया था 1820 में। उस लॉ में उन्होंने ये बताया था कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टिंग वायर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? क्या बताया उन्होंने? ओम साहब ने कहा था कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये लगाना मत भूलना, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी नियत ताप पर, व्हाट? किसी नियत ताप पर, at a constant temperature in the electric circuit, the flow of electric current is directly proportional to the potential difference across the ends of conducting wire. Okay, तो यहाँ आप देख रहे होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी। ठीक है, और ये जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है वहां एक डिटर्मिनेंट आ जाता है रेजिस्टेंस। हमारा क्या आता है? रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला अराइज हो जाता है V इज इक्वल्स टू आई आर। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर हमेशा पूछने का चांस बना रहता है। मे भी हो सकता है कि इस वर्ष भी, इस ईयर भी, इस सेशन में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा रहता है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ एंड डिस्क्राइब व्हाट इज द ओम्स लॉ। ठीक है, या फिर डिस्क्राइब ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या है? इन 1820 सर जॉन साइमन ओम described a law in the reference of electric current and potential difference across the ends of conducting wire in electric circuit. Clear? इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होता है भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है? ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है? नाम से ही क्लियर है। द कंडक्टर विच फॉलोज ओम्स लॉ, वह कंडक्टर जो ओम्स लॉ फॉलो करता है वो ओमिक कंडक्टर, और जो फॉलो नहीं करता वो नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज एक डिवाइस है जो आप अपने घर में देखते हो इलेक्ट्रिक बोर्ड में, पहले के टाइम में, अभी तो बहुत सारे घर एडवांस हो चुके हैं। तो जनरली कॉमन जब रूरल एरियाज में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा रेड रंग का एक होता है फ्यूज की तरह, ठीक है, जो आपके बोर्ड्स में जलते रहता है, ठीक है। जैसे ही हाई वोल्टेज आता है वो क्या होता है, स्विच ऑफ हो जल जाता है और आपके सारे सर्किट बच जाते हैं। तो उसी का काम, इसी को हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ device या फिर इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which which save us from the situation of overloading and short circuit, जो हमें किस सिचुएशन से बचाता है शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से, ठीक है। ओवरलोडिंग यानी कि एक्सेस लोड बढ़ने लगेगा जब करंट का, ठीक है, तो उससे बचाता है, ठीक है। या फिर जब शॉर्ट सर्किट हो सकता है तो उस समय पूरे जो भी इलेक्ट्रिक बल्ब फैन सबको ये क्या करता है, बचा देता है, ठीक है, और खुद ये जल जाता है, मेल्ट हो जाता है। क्लियर। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज। कैपेसिटी ऑफ फ्यूज क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ फ्यूज का मतलब ये हुआ कि द लेवल ऑफ कैपेसिटी यानी कि क्षमता का वह सीमा, ठीक है। द लेवल ऑफ कैपेसिटी द कैपेसिटी ऑफ फ्यूज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज का वह कैपेसिटी वेयर इट स्टार्ट्स टू मेल्ट, जहां वो गलना शुरू हो जाए, ठीक है ना, जहां वो गलना शुरू हो जाता है उसी कैपेसिटी, उसी लेवल को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटी ऑफ फ्यूज। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पढ़ेंगे जूल्स लॉ, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आगे क्लासेस में और इस क्लास के लिए, ठीक है ना, एग्जामिनेशन यू के लिए। जूल्स लॉ क्या है, या फिर आता है डिस्क्राइब जूल्स लॉ, या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या ऐसे कुछ एप्लीकेशन भी हम लोग पढ़ेंगे और कंक्लूजन भी पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो एक्सप्रेशन या फिर जूल्स लॉ पहले पढ़ते हैं क्या होता है, ठीक है। जूल्स लॉ यानी कि जूल्स लॉ जैसे इन्होंने दिया था, कौन दिया था, ये सर जॉन साइमन ओम, ठीक है। उसी तरह जूल्स लॉ को दिया था जेपी जूल साहब ने। किन्होंने दिया था ये लॉ? जेपी जूल। सर जेपी जूल का मतलब सर जेम्स जेएमईएस जेम्स प्रेस्कॉट PRESCOTT प्रेस्कॉट जूल describes a law in the reference of heat produced by the flow of electric current in electric circuit। इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट के कारण या फिर उसके फ्लो के कारण जो हीट प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसी के बारे में जो लॉ बताता है या फिर जो लॉ हमारे जेपी साहब ने दिया, उसी लॉ को हम कहते हैं जूल्स लॉ। क्लियर। So Sir James Prescott Joule describes a law in the reference of heat produced in the electric circuit by the flow of electric current, ठीक है। That law is what Joule's law। उसके एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने के पहले हमको सपोज करना होगा कुछ, कि हम लोग सपोज कर लेंगे कि द हीट प्रोड्यूस्ड या फिर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज व्हाट, कैपिटल H। क्लियर। And the flow of electric current is capital I, and the resistance of wire is what, capital R, and the time taken for the flow या फिर the flow of या फिर the rate of flow for time small t। क्लियर। उसके बाद हम लिखते हैं कि वो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो था वो क्या हम जानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन हम पिछले चैप्टर में पढ़े थे ना, कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टिंग वायर या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो रेट क्या था, चार्ज का बाई टाइम, I इज इक्वल टू Q बाई टी। क्लियर। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसको ही हम क्या किए, Q इज इक्वल टू आई टी कर लिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अब वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टिंग वायर, वो कंडक्टिंग वायर था, उसके अक्रॉस जो उसके एंड्स हैं कंडक्टिंग वायर के, उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उसको हम लोग लिखे थे, क्या पढ़े थे कि वर्क डन पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन for the movement of one charge या फिर चार्ज from infinite point to a reference point, किसी अनंत बिंदु से रेफरेंस पॉइंट तक उस चार्ज को लोड करने में जितना वर्क लगता था, वही वर्क हमारा क्या कहलाता था भाई, वो वर्क कहलाता था पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू W बाई Q, और W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VQ। क्या निकल भी हो जाएगा, VQ। क्लियर। तो V इंटू Q। अब यहाँ V जो कि ओम्स लॉ से हमने जस्ट यहाँ लिखा है क्या, V इक्वल्स टू आई है, तो यहाँ लिखेंगे
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्यू का वैल्यू क्या है IT पुट कर दिए, एंड ओम्स लॉ क्या था हमारा V इक्वल्स टू IR, तो V की जगह क्या दे दिया IR, क्लियर। तो IR इंटू IT, I इंटू I स्क्वायर R W इज इक्वल्स टू व्हाट I स्क्वायर R T, क्लियर, और हीट इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R T, क्लियर। सो नाउ नेक्स्ट, तो दिस इज द एक्सप्रेशन, और आप कह सकते हो कि द लॉ इन विच जेपी जूल साहब या फिर जेपी जूल describes the amount of heat produced in electric current is the product of what resistance, time and the square of electric current। इससे कंक्लूजन क्या क्या निकला बच्चा, इससे कंक्लूजन निकला कि हाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके आई स्क्वायर के, क्लियर, यानी कि स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अलोंग इट इज आल्सो द directly proportional to what resistance, here I have written H is directly proportional to resistance and H is directly proportional to what time, clear। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन कि इसका एप्लीकेशन हम लोग कहाँ कहाँ देखते हैं, जैसे ये लाइट ग्लो कर रहा है, ये बल्ब ग्लो कर रहा है, तो जब तक ये हीट से पूरी तरह एकदम इसका जो फिलामेंट होगा ये पूरा मेल्ट फिर पूरी तरह से अपने हीट को गेन नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को गेन करेगा तो हीट प्रोड्यूस होगा, और उस हीट से वो क्या करता है ग्लो करता है। एज वेल एज जब आप देखोगे हीटर जब जलाते हो, ठीक है, तो हीटर में यूज होता है, गीजर में यूज होता है, उसी का मतलब है कि एप्लीकेशन क्या है इसका, इट वर्क्स या फिर ग्लोइंग ऑफ बल्ब, ठीक है, या फिर हीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट जूल्स लॉ, गीजर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और जूल्स लॉ, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पावर या फिर इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर या फिर इलेक्ट्रिकल पावर। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिक पावर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बिफोर starting this topic we have to consider what is the question mean electric power, the power, just when you will just mind yourself you can just answer yourself what is it, what it means, rate of working for the transfer of charge, ठीक है, वो वर्किंग का रेट, what we have to define electrical power। तो when you work everywhere in your home, in your any site where you want, you will just have to put this any activity you just go on to do, you will find that you will on yourself that you have to lose some of your energy, you have to lose na, huh? Yes, you will just move this all, you are losing your energy, okay। तो the energy rate of working या फिर energy on what per time rate, clear na rate, actually you can say that rate of working for the transfer of charge, ट्रांसफर ऑफ चार्ज के लिए या फिर जो कोई काम करो उसको ट्रांसफर करने के लिए, फिर उसका काम को पूरा करने के लिए हम जो वर्किंग का रेट होता है, कितना वर्क कर रहे हैं टाइम के साथ, ठीक है, उसी को कहते हैं पावर, क्लियर, कितना पावर खा के बना लिए, ठीक है, और उसको कितने टाइम पे लॉस करते जा रहे हो, ठीक है, तो वो वर्किंग के थ्रू लॉस कर रहे हो, ठीक है, तो रेट ऑफ वर्किंग फॉर द ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ठीक है, तो P इट इज डिनोटेड बाय P और रेट ऑफ वर्किंग क्या हो जाएगा W बाय T, तो P इज इक्वल्स टू W का क्या होता है यूनिट जूल एंड टाइम का क्या हो जाएगा सेकंड, क्लियर, तो जूल पर सेकंड इज आल्सो दैट्स अ यूनिट ऑफ व्हाट पावर एंड इट इज आल्सो डिनोटेड बाय वाट, क्लियर, जेम्स वाट के नाम पे ये इनके सम्मान में ये दिया गया ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिकल पावर का, ठीक है। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जूल पर सेकंड या फिर वाट, क्लियर। 1 वाट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 जूल बाय 1 सेकंड, या फिर 1 जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 वाट इनटू सेकंड, क्लियर, कोई डाउट, समझ में आया, हाँ क्लियर है ना, 1 वाट सेकंड इनटू जूल हियर। सो एक यूनिट क्या होता है, एक यूनिट होता है 1 किलोवाट पर 1 किलोवाट आवर, क्लियर, 1 किलोवाट आवर जो होता है हमारे घर में बिजली का जो कंजम्पशन होता है, ठीक है, वो तुम्हारा जो हम लोग कंज्यूम करते हैं उस कंज्यूम को हम लोग डिनोट करते हैं 1 यूनिट में, 1 किलोवाट आवर इज क्या 1 यूनिट, क्लियर, या फिर बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट क्या है BOT, BOT मींस बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट,
Board of Trade Unit is the committee, या फिर it is the you can say that it is the standard which gives the idea to measure the electric current या फिर measure the quantity consumption for electric current in household या फिर different purposes. Clear? तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट. इट इज अ कमर्शियल यूनिट. बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट क्या है? एक कमर्शियल यूनिट है जो हमें इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन को दिखाता है. ठीक है, जिसमें 1 यूनिट का वैल्यू होता है 1 किलोवाट आवर. अब आता है एग्जाम में कि कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इनटू जूल. क्लियर? तो 1 किलो को क्या हम करते हैं 100,000 हो जाएगा ना 1 किलो. क्लियर? जैसे 1 किलोग्राम 1 किलोमीटर. क्लियर? तो किलोग्राम में क्या किलो आता है तो हमेशा 1000 लगाते हैं, 1000 लगाते हैं. किलोमीटर आता तो भी 1000 मीटर. किलोग्राम तो 1000 ग्राम. ठीक है, किलो ये आ गया 1 किलो वाट आवर. तो 1 किलो का वैल्यू क्या हो जाएगा 1000 इनटू वाट. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट? ठीक है, आवर इज कन्वर्टेड हियर वाट इन वाट 3600 सेकेंड. तो 1000 इंटू 3600 इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट सेकेंड. और वाट सेकेंड को हमने यहाँ पढ़ा था कि 1 जूल वैल्यू होता है. 1 वाट सेकेंड इक्वल टू 1 जूल. वाट सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा जूल. तो वाट सेकेंड की जगह जूल रख दिया 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल या फिर 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल. ये हो गया कन्वर्जन. क्लियर? अब आते हैं कि P का कुछ और हम लोग डेरिवेशन पढ़ते हैं, कुछ और डेरिवेशन लोग जानेंगे. ठीक है, तो P जो हमारा बच्चों P जो है वो क्या है? रेट ऑफ वर्किंग फॉर द ट्रांसफर ऑफ चार्ज. तो P इज इक्वल टू W बाई T. और W इक्वल टू क्या होता है हमने यहाँ पढ़ा था ना, V इक्वल टू W बाई Q. W इक्वल टू क्या VQ, तो V इंटू Q. क्लियर? Q को Q की तरह लिखेंगे, थीटा हो जाएगा नहीं तो वो. ठीक है ना. W इक्वल टू V इंटू Q. T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई I. I इज इक्वल टू क्या होता है Q बाई T. तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I बाई T रख दिया हमने यहाँ पे. T इज इक्वल टू क्या होगा Q बाई I. I ऊपर चला जाएगा, Q क्या डिडक्ट हो जाएगा V इंटू I. तो P का वैल्यू क्या होता है VI. एक और ये एक्सप्रेशन हो गया. एग्जाम में आता है कि स्टेट द रिलेशन बिटवीन P V एंड I. ठीक है, क्लियर? तो ये रिलेशन दिखा देंगे. क्लियर? P इज इक्वल टू VI हमने पढ़ा अभी. इसको और कन्वर्ट करते हैं. V इक्वल टू क्या होता है IR और IR इंटू I इंटू आई स्क्वायर और R. क्लियर? P इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो गया I स्क्वायर R. क्लियर? और हमने बच्चों यहाँ पर तुम देखोगे हमने अमाउंट ऑफ हीट का वैल्यूएशन जो किया था. व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ अमाउंट ऑफ हीट हियर? व्हाट इज I स्क्वायर इंटू R इंटू T. क्लियर? एंड इफ यू विल फाइंड दैट I स्क्वायर इंटू T here, I स्क्वायर इंटू R इज इक्वल टू व्हाट P पावर, and the product of power into time is equals to what? Heat produced in the electric circuit. Clear? So you can also say that the Sir J.P. Joule describes a law in which he describes that the amount of heat produced in electric circuit is the product of time taken by the flow of electric current into या फिर the product of time with power. क्लियर? कोई डाउट? नो डाउट. हीट का क्या हो जाएगा वैल्यू? क्लियर, जानते हो ना, वो हो जाएगा. ठीक है, P को क्या हो जाएगा वाट. क्लियर? अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, बोर्ड बिहार बोर्ड सीबीएसई दोनों के लिए. टंगस्टन हम लोग क्यों यूज करते हैं? वो टंगस्टन जो एलिमेंट होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब में क्यों यूज करते हैं? ठीक है, उसके पीछे एक रीजन है. व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट. तो इसके पहले हम यूज जानेंगे. Tungsten is an element or it is used as a filament in electric bulb because it has high melting point. What? High melting point and low resistivity. What? High melting point and low resistivity. Clear? And along with the melting point of resistance is what? 3422 degrees Celsius. And if you want to convert it into Kelvin, you can find that this is equals to the value of 3695 degrees 95 Kelvin. Clear? This is the melting point, so it is high melting point na. So this why this is used as a filament in electric bulb. Okay, if the question will be asked in your examination why tungsten is used in the electric bulb, you can describe it very smoothly that tungsten has high melting points and it has also low resistivity, and the melting point of tungsten is about 236
195 केल्विन। क्लियर? ओके, सो जो टॉपिक नहीं समझ में आया फिर से आप उसको कमेंट करो, बताओ कि सही टॉपिक नहीं समझा, उसको फिर से बताएंगे, ठीक है। एंड और आप इस वीडियो को रिमाइंड करो, रिमाइंड करके फिर से देखो, ठीक है। रिव्यू डालो, फिर से करते रहो, देखते रहो, आते रहेगा टॉपिक, ठीक है। और जब क्लियर हो उसका फिर से एक नोट्स बनाओ, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हम तुरंत इसको अभी करने जाएंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, गुड लक, टेक केयर।